किसी शायर ने बहुत खूब बात कही है, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा के जीते रहिए। कोहराम से उनका आशय है अपनी बात समाज के सामने रखते रहिए। गूंगे बहरों की लोकतंत्र में कोई वक्त नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए ज़रूरी है हमें अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने व्यक्त करते रहना। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग में 19 विधानसभा सीटें हैं और मैंने लगभग 1900 विधानसभा सीटों की आपको यात्रा करा दी है। ये दूसरा चरण चल रहा है और इस दूसरे चरण में कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, कुछ दावेदार ऐसे हैं जो पहली बार स्क्रीन पर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं गुड्डी मौर्य। धौलपुर जिला 4 विधानसभा सीटों में बटा हुआ है, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। बसेड़ी एक सुरक्षित विधानसभा सीट है जहां करीब दोनों पार्टियों में देखें तो एक में कम है। भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं गुड्डी मौर्य। इनसे इस संवाद को आगे बढ़ाएं। आपके कमेंट्स, आपके सवाल इस संवाद को सार्थक बनाने में हमारी मदद करेंगे। मैडम हाथ जोड़ के एक बार हमारे दर्शकों से नमस्कार कर लीजिए। मैं संवाद फॉर यू के सारे दर्शकों को विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम करती हूँ। मैं बसेड़ी की और धौलपुर की जनता को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरे छात्र जीवन से ही है। बताएं एक बार। छात्र जीवन से ही है। मैं 2003 में 12th पास करते ही मैं ये बीए करने के लिए करौली गई थी। वहाँ मुझे क्या नाम है, जब मैंने वहाँ देखा कि यहाँ चुनावों की भी कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जहाँ अध्यक्ष और सचिव वगैरह चुने जाते हैं, तो मुझे वहीं से इंटरेस्ट हुआ कि छात्र जीवन से ही राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने ईवीवीपी में काम शुरू किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता बिल्कुल बन गई आप? बिल्कुल। मैं वहीं से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य बनी। फिर मैंने काम किया आगे चल के। फिर मैंने धीरे धीरे काम करती रही। फिर मैंने यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी गई, मैंने वहां भी काम किया। तो वहां पे भी काफी अच्छा नाम किया मैंने अपना भविष्य वहां से तय किया। फिर मैं वहीं पढ़ रही थी तो मेरा क्या है कि मेरे गांव वाले लोग सरमुत्रा के निवासी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आओ, आपकी सीट आ गई है, हम आपको सरपंच बनाएंगे। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो, मुझे कौन सरपंच बनाएगा, मैं गरीब लड़की और मेरे पास कहाँ पैसा रखा हुआ है। तो मेरे सरमुत्रा वासियों ने सबने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे सरपंच बनाया सबसे पहले 2015 में। तो मुझे विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं समाज के लिए उपयुक्त हूँ, समाज सेवा के लिए। तो मेरे पर जिन्होंने विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरी। मैंने 5 साल मेरे सरमुत्रा की सेवा की। मैंने अपना, जैसा लोग कहते हैं, मैंने अच्छा अपना कार्यकाल व्यतीत किया और सभी खुश हैं। अब 1-2 तो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, उनको जो किसी को अच्छा नहीं कहना होता है तो नहीं कहते हैं, लेकिन बाकी मेरा सरमुत्रा सभी और आसपास का एरिया सब भी मुझसे, मेरे और मेरे कार्यकाल से बहुत खुश है। उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप एमएलए की दावेदारी करिए, हम आपके साथ हैं। वीरेंद्र फौजदार है नाथू के नंगला के। हाँ जी। और वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। और रमाकांत शर्मा हैं, वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। राजेश तमर है, वो भी आपको, तो राजेश तोमर नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। गुड्डी मौर्य जी, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए राजनीति में कितनी चुनौतियां हैं? महिलाओं के लिए राजनीति में पुरुषों से बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो हम राजनीति में आते हैं तो लोग हमको उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये तो राजनीति में है, पता नहीं कैसी महिलाएं होंगी। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल अलग रखते हुए सोचती हूँ कि मैं यहाँ सरमुत्रा की बेटी हूँ, मैं आप लोगों के बीच में पली बड़ी हुई हूँ। मुझे इन चीजों से कभी कोई खतरा नहीं हुआ और ना ही मुझे कभी इन चीजों को फेस करना पड़ा। लेकिन बाकी महिलाएं जो कहती हैं वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है ये थोड़ा सा काल्पनिक है। मुझसे कभी ऐसी सामने मेरी कोई चुनौती ऐसी नहीं आई। लेकिन बाकी पुरुषों के
हिसाब से थोड़ी महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कितना मुश्किल है घर की देहरी पार करके समाज के बीच में जाना? बाकी महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा समस्या का है, लेकिन मैं तो यहाँ की बेटी हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो बेटी होने के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट आपके साथ है कि आपने कॉलेज के स्तर से ही हाँ राजनीति की शुरुआत कर दी है, तो वहीं से मिलना जुलना बोलना। और मैंने शुरू से 96 में हमारे यहाँ कलेक्टर हुआ करती थी, 96 में श्रेया गुहा जी हुआ करती थी। उस टाइम एक साक्षरता मिशन चला, मैंने उसमें मतलब भाग लिया। मैं महिलाओं को पढ़ाती थी उसी टाइम से। मैंने कम से कम हजारों महिलाओं को शिक्षित किया है, तो उस चीज से भी मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया। उसमें भी महिलाओं के लिए काफी चुनौतियां थी। बाकी महिला, मेरी माँ मेरे पिताजी 2003 में खत्म हो गए, तो मेरी माँ के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। मैंने मेरी माँ का साथ देखते हुए, उनका भविष्य देखते हुए, मैंने अपने आप को पढ़ने में बिजी रखा और बाकी सामाजिक एक्टिविटियों में भी काम किया। सामाजिक रूप से भी आप सक्रिय रही और शिक्षा को भी आपने अपने आगे बढ़ाया है। हाँ। जगदीश मीणा जी हैं, रमाकांत शर्मा हैं और सुरेश व्यास और गौरव बैंसला आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई साहब, सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार। चूंकि विद्यार्थी परिषद से आपकी शुरुआत होती है, तो ये निर्धारित पहले ही हो गया था कि आप बीजेपी की ओर ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कांग्रेस में जाने का नहीं, कभी मेरी विचारधारा कभी उनसे मिलती ही नहीं है। मैं उस कांग्रेस की धारा में कभी नहीं जुड़ना चाहूँगी। क्या अंतर आपको दोनों राजनीतिक दलों की विचारधारा के स्तर पर अंतर नजर महसूस आता है? विचार थोड़ा सा क्या है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा विचारधारा में तो बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ पे साधुओं को और महिलाओं को बीजेपी में थोड़ा सा ज्यादा सम्मान देते हैं। हम लोगों को, हम प्रदेश लेवल पे भी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं और सभी जगह जाते हैं, हमको थोड़ा सा अच्छा सम्मान मिलता है हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से। महिलाओं को थोड़ा सा अलग स्तर दिया हुआ है हमारा, हमको अच्छे सम्मान से देखते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी हम उस पार्टी में कभी गए नहीं, तो हमको कभी सुनाए नहीं। और जैसे गहलोत की सरकार है अभी, कितनी गूंगी बहरी सरकार है, इसमें महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाएं परेशान हैं, कोई भी किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी महिलाओं को ज्यादा सम्मान देती है। 13 से 18 के बीच में, हाँ जी, अपन ज्यादा पीछे नहीं जाते, 13 से 18 के बीच में जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तब राजस्थान के हालात कैसे थे? तब अच्छे थे, इतने खराब नहीं थे महिलाओं के लिए। वो हमेशा सोचती थी आगे। उन्होंने काफी महिलाओं के लिए काम किया है और वो हमारे लिए एक आइडल है। हमारे जिले की महारानी है वो, हम उनको देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं, मैं भी उन्हीं को मतलब फॉलो करती हूँ कि वो भी एक लेडीज है। उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आई, तो क्या मैं उन चुनौतियों को पार करते हुए, मैडम के समान तो मैं नहीं पहुंच सकती, लेकिन कुछ एक अंश भी मैं उनका कर पाती हूँ तो मैं समाज के लिए करूंगी। किसी शायर ने एक बात कही है, सब कुछ हमें है खबर, नसीहत ना कीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब। आपको लगता है जमाना ही खराब आ गया है? ऐसा कुछ नहीं है, खुद अच्छे हैं तो जमाना भी अच्छा ही है। आप खराब लोगों के बीच में बैठोगे तो खराब नजर आओगे। गहलोत सरकार में और वसुंधरा राजे की सरकार में क्या डिफरेंस आप देखती हैं? जो महारानी साहब की जो सरकार थी वसुंधरा राजे की, उस टाइम महिलाओं के लिए उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हम लोगों के लिए जो उन्होंने सरपंचों के लिए एक एजुकेशन का वो रखा, वो गहलोत सरकार ने आते ही खत्म किया। हमारी एक वो अन्नपूर्णा जो रसोई थी, उसका नाम बदल के उन्होंने इंदिरा गांधी किया। उन्होंने दोनों रसोइयों में आपको क्या अंतर? आपने क्या कभी किसी रसोई में खाना खाया है? हाँ, मैंने खाया है रसोई। क्या अंतर आपको महसूस? बिल्कुल, पहले बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती थी, सब्जियों की भी इन्होंने सब्जी भी एक कम की है, अचार वगैरह भी अच्छा खाना था। मैंने भी खा के देखा है। हमारे धौलपुर में सबसे पहले जब आई थी क्या नाम, अन्नपूर्णा रसोई, उस टाइम हमने खाया था तो अच्छा लगा खाना। भीम सिंह मीणा है, सुरेश व्यास हैं और वीरेंद्र आपको नमस्ते कर रहे हैं। इनकी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। अभी जो इंदिरा रसोई है, क्या उसमें आपने खाना खाया है? नहीं, मैंने नहीं खाया। गुणवत्ता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहली जो
अन्नपूर्णा योजना, उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खाना बनता था। हाँ जी। और वो वाहनों के जरिए पहुंचाया जाता बिल्कुल, था वैनों में। बिल्कुल। ये जो रसोई है इसमें स्थानीय स्तर पर ही खाना बन रहा है, तो व्यक्ति को गर्म खाना और पौष्टिक खाना मिल लेकिन रहा है। गर्म तो उस टाइम भी होता था। नहीं, गर्म तो होगा, लेकिन जैसे धौलपुर से बसेड़ी सर्विस आ रही है तो रोटी बनेगी धौलपुर में। आप थोड़ा सा उनके अंतर को अगर मैं आपको ठीक से समझा पाऊं तो हाँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खाना बनता था और बसेड़ी सर्व होगा, सुबह भी सर्व होगा, शाम को भी सर्व होगा। इसमें जो खाना बन रहा है वो वही लोकल पर बन रहा है, तो रसोईया तो दोनों ही ठीक हैं, मुझे नहीं लगता हाँ। कि कोई। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से आप सिंबल चाहती हैं। हाँ जी। आपका ऐसा क्या मजबूत पक्ष है कि पार्टी आपको सिंबल दे? एक तो मैं पार्टी की वफादार हूँ, जो बाकी लोगों ने किया है पार्टी के साथ वो मैंने नहीं किया है, ना ही मैं कभी करूंगी जीवन में। अगर पार्टी मुझे इस बार सिंबल देती है तो पार्टी का जो विश्वास मुझे मिलता है तो मैं उस पर खरी उतरूंगी। अगर वो नहीं, किसी भी कारण से मुझे नहीं देते हैं तो भी मैं पार्टी के साथ काम करूंगी। इससे पहले कभी सिंबल मांगा? मैंने इससे पहले सिंबल मांगा है। मेरा एंड टाइम पर 2018 में मेरा सिंबल एंड टाइम पर डिस्कनेक्ट हुआ है। मेरा सिंबल कटने के बाद में छितरिया मार्ट साहब को मिला था। मैंने उनके साथ भी काम किया है पूरी ईमानदारी के साथ। दिनेश मीणा जी एक बार फिर से नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। तो एक तो आपके साथ वफादारी जो है बिल्कुल वो है, और छात्र जीवन से मैं राजनीति में हूँ। और मैंने एबीवीपी की जो काम किया है, और दूसरी बात मेरी समाज का सपोर्ट है मेरे, और 40-50 हजार वोट है हमारे। उस आधार पे भी मैं अपना एससी की सीट है तो एससी के वोट, जाटवों के वोट हैं हमारे। अच्छा। 40,000 वोट है। 40,000 वोट, वो भी एक मजबूत वो पक्ष भी है। एक मजबूत पक्ष है। बसेड़ी विधानसभा के लोगों से अगर आपको 2 मिनट बात करने का मौका मिले तो हाँ जी। क्या टॉक करेंगे आप, क्या संवाद करेंगे? मैं उनसे उनकी समस्याएं पूछूंगी और मैं उन समस्याओं को निपटाने की या समाधान करने की कोशिश करूंगी। चलिए, आप मेरे समाज को शायद समझ नहीं पाए, दोबारा से पूछ लेता हूं मैं। दिसंबर का महीना है, चुनाव प्रचार थमने वाला है। हाँ जी। शाम के 4:55 हो गए। हाँ जी। बड़ी सभा हो रही है बसेड़ी में। हाँ जी। और आपके हाथ में माइक है। बिल्कुल। अब बसेड़ी के लोगों से कहिए, क्या कहोगी? आपको टिकट मिल गया है। मैं आपसे बसेड़ी की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे टिकट मिला है और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे जिताइए। मैं आपकी जो समस्या है उनका निराकरण करते हुए आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी और पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ। वीरेंद्र तेवतिया जी कह रहे हैं गुड्डी मौर्य बसेड़ी से भाजपा की अच्छी लीडर हैं, और पवन आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों, हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने कुछ पंक्तियां लिखी अपनी गजल में। वो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। राजनीति की जो दीवार है वो पर्दों की तरह हिलने लगी। क्यों? क्योंकि अब महिलाओं ने भी इसमें दखल देना शुरू कर दिया है। शर्त ये है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। पुरुषों के लिए ही नहीं, राजनीति महिलाओं के लिए भी खुली होनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की आग जलती रहनी चाहिए। हमारे छोटे से बुलावे पर आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके माइक के सामने, आपके कैमरे के सामने बैठी हूँ। अगर मैं आपको किसी भी तरीके से धन्यवाद कर पाऊँ, मेरा स्वीकार करें। साथियों, आप सबका भी एक बार फिर से धन्यवाद।